शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर जिसका नाम है डिविडेंड, राइट। मैं आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा अभी, आई मीन 4 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। डिविडेंड पढ़ाऊंगा, अकाउंट्स, ऑडिट एंड आईओएस। ये 4 चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो डिविडेंड के जो सेक्शंस है स्टार्ट फ्रॉम 123 to 127. हाउ मेनी सेक्शंस आते हैं? 5 सेक्शंस। ओके, 5 सेक्शंस के लगे चैप्टर है। अकाउंट्स starts from 128, it goes till 138. Okay, then audit starts 139 to 148. Okay, so ये 3 चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और iOS तो कोई वो नहीं है, आई मीन कोई लॉ नहीं है, वो उसका कोई सेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी डिविडेंड से शुरुआत करें। तो पहली बात तो आपसे मैं सवाल पूछूंगा, डिविडेंड कौन किसको देता है? तो सबसे पहली बात, कंपनी देता है किसको? पक्का? ओके, नेक्स्ट, क्या ये कंपलसरी है? डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, पर उसको अगर ऐलान कर दिया एक बार एजीएम में तो देना कंपलसरी है। ओके, डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं। क्या करते हैं? प्रपोजल किसको करेंगे? और शेयर होल्डर क्या करेंगे? एजीएम के अंदर वो फैसला लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 10%, तो क्या शेयर होल्डर 15% कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। पर अगर शेयर होल्डर ने बोला 10%, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला 10%, शेयर होल्डर 8% कर सकते हैं क्या? पॉसिबल। दुनिया में 2 टाइप के डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल, एक इंटरिम। फाइनल डिविडेंड प्रपोज बाय कौन? अप्रूव्ड बाय कौन? शेयर होल्डर। यहां पे प्रपोज बाय कौन? अप्रूव्ड बाय कौन? नहीं, प्रपोज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में, और ये होता है बिटवीन 2 एजीएम, बिटवीन 2 एजीएम। इंटरिम डिविडेंड हमेशा 2 एजीएम के बीच में होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है, तो अपनी खुशियों को बहुत ही ज्यादा इजहार करना है, तो यू हैव टू गो फॉर इंटरिम डिविडेंड। यू जस्ट डोंट वेट टिल द एजीएम, बिकॉज एजीएम 1 साल बाद आएगा। आपको लगता है मुझे बहुत खुशी है और मुझे खुशी से बताना है पब्लिक को मैं कितनी भारी कमी हूं, तो मुझे इंटरिम डिविडेंड देना है। बताओ, जब डिविडेंड एक खर्चा है तो लोग पे क्यों करते हैं डिविडेंड? आई मीन डिविडेंड डिक्लेयर ही क्यों करते हैं? शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए और मार्केट में अपनी हवा करने के लिए मैं कितना भारी, ताकि लोग अपने शेयर्स की और डिमांड करें। अगर मैं डिविडेंड बांट रहा हूं, इसका अर्थ होता है कि मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं, मैं बहुत अच्छी कंपनी हूं, तो इट क्रिएट्स रियली गुड एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उससे ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनता है? माहौल बनता है। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट। एजीएम जो है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर वो हो रहा होगा, किसी कंपनी ने लोगों से डिपॉजिट लिया होगा, मतलब रिलायंस से, पब्लिक से डिपॉजिट लिया, पर डिपॉजिट को नॉट रीपेड ऑन टाइम। अगर डिपॉजिट या उसकी इंटरेस्ट को अगर कंपनी ने टाइम पे रीपे नहीं किया, तो वो डिविडेंड नहीं दे सकती। अगर मैंने पब्लिक से पैसा लिया है डिपॉजिट का बोलकर, मैं पब्लिक से पैसा ले रहा हूं, मतलब आम आदमी से मैंने डिपॉजिट का पैसा लिया और मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहा हूं, इसका अर्थ क्या हो रहा है? मतलब जिसके पैसे लिए उसका पैसा देने का नाम नहीं, मतलब लोगों का दिवाला, अपने घर पे दिवाली, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो तुम पहले पब्लिक का पैसा वापस करो, कुछ बचे तो फिर डिविडेंड देंगे। तो जो कंपनी डिपॉजिट और इंटरेस्ट का पैसा रीपे करने में फेल हो जाती है, वो कभी भी डिविडेंड। नेक्स्ट, क्या डिविडेंड चेक में दे सकते हैं क्या? चेक में अलाउड, पोस्ट डेटेड चेक में नॉट अलाउड। समझा मैं क्या बोला? एनईएफटी अलाउड, कैश अलाउड, सब अलाउड। पीडीसी नॉट अलाउड। गुड्स में
नॉट अलाउड. काइंड गुड्स नॉट अलाउड. आईटीसी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपने लोगों को सनफिश बिस्कुट दे दिए डिविडेंड के बदले, नहीं चलेगा. कैश देंगे चलेगा, एनईएफटी चलेगा, जीपे चलेगा, ऑनलाइन ट्रांसफर चलेगा, चेक भी चलेगा, डिविडेंड वारंट चलेगा, डिविडेंड वारंट चलेगा. वारंट जो कि लाइक वारंट दिया आपने तो तुरंत ही लोग एनकैश कर सकते हैं. वैसे एक बात पूछूं मैं आपसे, डिविडेंड किसको दिया जाता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या फिर उसके बैंकर्स को, या फिर उसने किसको ऑर्डर दिया होगा उसको. तो किसको किसको? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को. सर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर यानी कि जिसका नाम दर्ज है कंपनी के, क्या बोलते, कौन सी बुक बोलते हैं उसको? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. पर सबको नहीं मिलता. जो उस डेट पे हाजिर रहता है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट एक ऐसी डेट होती है उस दिन पे जो जो रहेंगे उनसे, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा, उसके पहले वालों को नहीं मिलेगा. रिकॉर्ड डेट मान लो बोल दिया कि 15 जनवरी रिकॉर्ड डेट है, तो उस दिन जो जो लोग कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रहेंगे उनको सबको मिलेगा, बाकी लोग को नहीं मिलेगा. ओके. रजिस्टर शेयर होल्डर को मिलेगा, मिलेगा. उन्होंने बोला होगा कि भाई ये पैसा जो है हमारे भी आप में एचडीएफसी बैंक को दे दो, चलेगा, बैंक को मिलेगा. उन्होंने बोला होगा बाय ऑर्डर आज के बाद में ये पैसा मेरी बेटी मेरे बेटे को दे दो, चलेगा. इन 3 लोगों को पैसा मिलता है, बाय ऑर्डर, बैंकर, रजिस्टर शेयर होल्डर. नेक्स्ट, डिविडेंड देने के बाद जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो होता है एजीएम. एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 डेज के अंदर उसको जमा करना पड़ता है. कहां पे? शेड्यूल्ड बैंक में. जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 5 दिनों के अंदर शेड्यूल्ड बैंक में आना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए 30 डेज के अंदर एजीएम से. डिक्लेयर होने के बाद में कंपनी कैन नॉट यूज इट फॉर देयर ओन वर्किंग कैपिटल. आप बोलेंगे 30 दिन बाद देना, ऐसा नहीं. वो पैसा किसका है? पब्लिक का है. तो जमा करवा दो एक सेपरेट शेड्यूल बैंक में, सेपरेट अकाउंट में, सो दैट कंपनी शुड नॉट यूज दैट फंड्स फॉर देयर डे टू डे वर्क. पर जिस दिन एजीएम हुआ उसके 30 दिनों के अंदर ये पैसा किसको मिलना चाहिए? डिपॉजिटेड किसको? इन द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स. 30 दिन में किसको मिलना चाहिए? पर कंपनी ने 30 दिन के अंदर नहीं दिया उनको, तो कंपनी ने गुनाह किया, एप्लीकेबल हो जाएगा. इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड तो होता अट्रैक्ट होगा सेक्शन नंबर 127. क्या होगा अट्रैक्ट? 127 क्या है? पनिशमेंट. कितनी पनिशमेंट लगेगी? फाइन लगेगा मिनिमम 1000 पर डे. जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जो नोइंगली इस गंदे काम के लिए इन्वॉल्व होंगे, जैसे ऑल द डायरेक्टर्स आर नोइंगली इन्वॉल्व, तो सारे डायरेक्टर्स को प्रतिदिन 1000 रुपए का मिनिमम जुर्माना है. मिनिमम 1000 रुपए प्रतिदिन, जब तक उनका डिविडेंड पे नहीं करते. और मैक्सिमम पनिशमेंट यानी कि जेल कितनी? अप टू नहीं, मैक्स. हाँ, मतलब अप टू 2 years, यानी कि 1 दिन का भी जेल हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, 2 साल तक का जेल हो सकता है. समझ गए आपको? फाइन भी लग जाएगा, जेल में भी जाना पड़ेगा. क्लियर है? कोई शक सवाल इसमें? पर अगर कंपनी ने दिया था डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड दिया था, सुन लो ध्यान से, कंपनी ने डिविडेंड दिया था पर उसने लिया नहीं. मे बी उसको कुछ वजह से इट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इनटू हिज अकाउंट, इट वॉज हिज मिस्टेक, द शेयर होल्डर डिड नॉट इनकैश इट और शेयर होल्डर डिड नॉट कम टू कलेक्ट इट. तो इसमें कंपनी की तो कोई गलती नहीं. कंपनी वांटेड टू पे बट ही डिड नॉट कलेक्ट द पेमेंट. तो इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ कंपनी, इट इज द मिस्टेक ऑफ किसकी? तो उस केस में क्या होगा?
उस केस में नहीं लगेगा, पर उस केस में क्या होगा, 7 दिन के अंदर, इन 7 डेज ये पैसा कहां जाएगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं उड़ा, इन 7 डेज कहा जाएगा उड़ा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कितने दिन तक लगे, फॉर 7 years तक वो रहेगा उड़ा में। तो वो बंदा आएगा, 30 दिन के अंदर वो बंदा नहीं आया तो 7 दिनों के अंदर, यानी 30 दिन के बाद वाले 7 दिन, यानी कि एजीएम से 37 डे तक वो पैसा कहां पे जमा होना चाहिए, उड़ा। उड़ा भी एक अकाउंट होता है शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक में उड़ा नाम का अनपेड डिविडेंड अकाउंट नाम का खोलेंगे और वो पैसा वहां पे जाके जमा होगा। कितने दिन के अंदर, 7 दिनों के अंदर। फिर वो पैसा उस बंदे ने कब तक लेना चाहिए, 7 साल तक। वो कभी भी उसको बना पैसा मिलने वाला, पर वो आदमी 7 साल तक भी नहीं आया, वो जाएगा आईपीएफ में। आईपीएफ किसके बाप का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, इसके अंदर कंपनी का कंट्रोल होता है। ये जो पैसा 30 दिन भी किसके अंडर में होता है, कंपनी के अंदर। उसके 7 साल भी किसके अंदर में होता है, पर उसके अंदर गवर्नमेंट बोलता है मेरे पास दे दो, अभी आया तो मैं दे दूंगा, ना तो मेरे तिजोरी में जमा हो जाएगा, मैं यूज करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा उसको, फॉर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन। ओके, अब एक बात है, शेड्यूल बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, विच वॉज सपोज टू बी डिपॉजिट इन हाउ मेनी डेज, पर जमा नहीं हो तो क्या होगा, अभी 7 दिन में नहीं दिया तो क्या होगा, इफ नॉट डिपॉजिटेड तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट, 12% पर एनम। किसको लगेगा ये, कंपनी ने। अगर कंपनी ने 1 साल बाद डिविडेंड दिया, 1 साल बाद जमा करवाए उड़ा में, थोड़ा सा एग्जाम्पल से जमा करता हूं कि अगर मान लो कि कंपनी को 1000 करोड़ का डिविडेंड देना था, ठीक है, 30 दिनों के अंदर 800 करोड़ के लोग आ गए, 200 करोड़ वाले लोग आए ही नहीं, तो 200 करोड़ कहां जमा होना चाहिए, उड़ा में। कितने दिन के अंदर, और वो नहीं आया तो 200 करोड़ जमा कर देना चाहिए। पर 200 करोड़ अगर आपने जमा नहीं किया 1 साल तक, 1 साल के बाद किया, तो 200 करोड़ तो जमा करना ही पड़ेंगे, साथ साथ में उसका 12% यानी कि 24 करोड़, यानी कि 224 करोड़ जमा करना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। पर इसमें और एक 127 में एक बात है जो आप याद रखें, ये जो यहां पे लिखा हुआ ना, ये जेल है, ये सब कुछ किसके लिए है, एक 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 ऑफिसर के लिए है सब कुछ है, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर कंपनी को भी तो कुछ सजा होना चाहिए कि जो कंपनी ने गलत काम किए। डिविडेंड जब तुम लोगों का टाइम पे नहीं दे रहे हो तो तुमको लगेगा 18% पर एनम का इंटरेस्ट एज अ फाइन। तो अगर डिविडेंड टाइम पे नहीं दिया, पब्लिक लेने को तैयार थी, ये देने को तैयार नहीं थे, उस केस में क्या होगा, 2 लोग जिम्मेदार माने जाएंगे। एक कौन, कंपनी कितना देना पड़ेगा, 18%। वो किसको देंगे, कंपनी देंगी शेयर होल्डर को। जब तक वो फेलियर कंटिन्यू होगा तब तक 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगता रहेगा। और जो इंसान वहां पे इन्वॉल्व है उनको तो जेल में भी जाना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे कंपनी को जेल में भेज दो, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन को जेल में नहीं जाएगी, इसलिए उनको 2 साल तक की जेल किसके मैनेजर को होंगी, और साथ साथ में 1000 का फाइन। कितना, मान लो कंपनी में 10 डायरेक्टर है, तो 10 डायरेक्टर का हर रोज सबका मिला के 100 रुपए नहीं, 1000 ऐसे करते करते। समझ आ रहा है, कोई शक सवाल। एक बात इधर देखिए, 30 डेज के अंदर वो बंदा नहीं आया पैसे लेने को, तो 7 डेज में क्या करना पड़ेगा। अब उड़ा में चले गए पैसे, उड़ा के अंदर और एक बात है, 90 डेज के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करना चाहिए कि निम्नलिखित लोगों ने अपने पैसे लेकर जाए। हमने उड़ा में आपके पैसे, अगर आप में से कोई भी इंसान इनको जानते होंगे तो उनको बताओ उनका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। लॉ मेकर की मंशा ये है कि कैसे भी करके उसको मालूम कराए और उसके पैसे उसको लौटाए, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना डिविडेंड इन कैश नहीं करते और कंपनी उसका फायदा उठाती है। एक जमाने में ऐसा था, कंपनी यूज्ड टू कंसिडर इट एज अ प्रॉफिट, कि जो डिविडेंड नहीं ले तो प्रॉफिट बन जाए, तो उनकी मंशा ही होती थी कि डिविडेंड लोग ना ले। पर लॉ मेकर ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, तुम जनहित में
एमसी की वेबसाइट पे भी डालो और खुद की वेबसाइट पे भी डालो कि तुम्हारा डिविडेंड अभी भी हमारे पास उड़ा में पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको उठा लो। हाँ, तो कितने दिन में ले लेंगे? 90 डेज में वेबसाइट पे लिखेंगे कि निम्नलिखित लोगों ने अपना पैसा लेकर जाए, तो हमारा पैसा हमारे पास 7 साल तक पड़ा हुआ, पर जल्द से जल्द इसको ले जाओ, जनहित में जारी। गॉट इट एवरीवन? कोई शक सवाल? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है, ओके, तो सपोज इन्फोसिस कंपनी ने अक्षय कुमार को दिया डिविडेंड, और डिविडेंड दिया है पहले साल, अक्षय कुमार ने नहीं लिया। दूसरे साल डिविडेंड दिया, नहीं लिया। तीसरे साल, 4th ईयर में, 5th ईयर में, 6th ईयर में, 7th ईयर में अक्षय कुमार ने लगातार, कॉन्जिक्यूटिव, लगातार कितने साल? 7 ईयर्स फेल्ड टू कलेक्ट, क्या? फेल्ड टू कलेक्ट डिविडेंड। लगातार 7 ईयर्स, 7 साल तक फेल्ड टू कलेक्ट डिविडेंड। तो क्या होगा? ऐसा माना जाएगा अक्षय कुमार मर गया और उसके सारे के सारे शेयर्स कहां जाएंगे? तो अक्षय कुमार के शेयर्स कहां जाएंगे? ऊपर वाले केस में तो हमने सिर्फ डिविडेंड को ट्रांसफर किया था, यानी कि लॉ मेकर की मंशा है इज्जत से तुम्हारा डिविडेंड कलेक्ट करो। अगर डिविडेंड नहीं कलेक्ट करते तो हम तुमको मृत घोषित करेंगे और तुम्हारा सारा का सारा शेयर जो है वो आईपीएफ गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे, एज इफ यू आर नो मोर योर शेयर्स। बहुत बड़ा झटका है ये। मतलब इज्जत से 7 साल में कभी कभी 1 आध साल अपना डिविडेंड ले लो, वरना यू आर डिक्लेयर्ड एज अ डेड एंड योर शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू आईपीएफ। खतरनाक लॉ है ये, बड़ा सबसे वाहियत लॉ है। मतलब आपको अगर वो 2-2 रुपए का डिविडेंड भी आ रहा तो वो कल इनकैश करना है। अगर आपने 6 साल तक नहीं लिया पर 7वें साल ले लिया तो फिर अगले और 6 साल मत लो, पर 7 साल में एक बार मुंह दिखाई करना जरूरी है कि बताने लगे आप जिंदा हो, वरना आपके अब की बार शेयर जाएंगे, पहले तो भी डिविडेंड जा रहा था। ओके, नेक्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, अगर मान लो ए ने बी को शेयर बेचा, ए ने, यार है सेक्शन नंबर 126 उसको बोलते हैं अबेंस। अबेंस यानी कि स्टे, यानी कि होल्ड ऑन। अबेंस, स्टे, होल्ड ऑन, ठीक है ना। ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा बी को, तो बताओ शेयर किसका है? अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, नाम अभी भी ए का है, तो किसको मिलेगा डिविडेंड? ए को मिलेगा। ए ने बेचा बी को, नाम आ गया बी का, और डिविडेंड डिक्लेयर तो बी को मिलेगा। वापस रिपीट, ए ने बेचा बी को, नाम अभी है ए का, तो भले ही बी हैज बॉट इट बट स्टिल हु विल बी एबल टू हु विल बी एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड? ए, बिकॉज अभी भी ए के नाम पे। ए ने बेचा बी को, बी के आ गया नाम पे, बी के नाम पे तो फिर बी को ही मिलना चाहिए। पर ए ने बेचा बी को, ए ने बेचा बी को, बट नाम पे अभी भी ए के, नाम पे अभी भी, पर बी क्या बोल रहा है? रुको रुको, ये तो मेरा पैसा है ना, बिकॉज आई बॉट इट। ए को कैसे डिविडेंड दे रहे हो? बी ने अप्लाई किया हुआ है कि ये मुझे मिलना चाहिए, नाम किसका है? अप्लाई कौन कर रहा? अब कंपनी वही कंफ्यूज, कंपनी को समझ रहा नहीं नाम ए का है पर मांग रहा है बी। कंपनी बोलते होल्ड ऑन, अबेंस, जब तक तुम्हारा मैटर सॉल्व नहीं होगा आपस में तुम पहले डिसाइड कर लो, या फिर मुझे चेक करने दो इन्वेस्टिगेशन की है किसका क्या मैटर है, उसके बाद देंगे। तो इसको बोलते हैं अबेंस। जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता इट विल बी गिवन टू हुम? नो वन, इट विल बी केप्ट इन अबेंस, वो भी जाता है उड़ा में, अनपेड डिविडेंड में चला जाता है। अंडरस्टूड गाइस? कम ऑन, समझ आ रहा है? कोई शक सवाल? कुछ भी नहीं है। एक बात पूछता हूं, इसी दौरान अगर कोई मान लीजिए आपका बोनस शेयर्स आया या कोई राइट शेयर्स आया तो क्या होगा? वो भी उसमें ही जाएगा अबेंस में। तो चाहे डिविडेंड हो चाहिए वो सब जाएगा अबेंस। बोनस राइट कब? जब ए ने बेचा बी को, नाम किसका है? ए का है, और अप्लाई कौन कर रहा है?
इसने कर दिया अप्लाई, पर अभी तक नाम पे बी के, तो कंपनी को समझ रहा नहीं, मांग रहा है बी, नाम किसका है, ए का, तो बोलता है फिर बोनस किसको दूं मैं? तो अभी अगर जो एक्चुअल में शेयर होल्डर है उसको बोनस मिलना चाहिए, अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि किसको दूं मैं, तो क्या करेंगे? ना ए को देंगे ना बी को देंगे, उसको विल होल्ड इन अबेयंस। गॉट इट गाइस? ये था सेक्शन नंबर 126। मैं कुछ बोल रहा हूं अभी, सुनिएगा ध्यान से। यहां पे अभी हमने सेक्शन नंबर जब 127 को देखा कि 127 में पनिशमेंट लगती है, राइट? पर कुछ ऐसी जगह है जहां पे पनिशमेंट नहीं लगेगी, कि कंपनी ने डिविडेंड दिया भी और फिर भी पनिशमेंट नहीं। कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है तो पनिशमेंट तो होना चाहिए, पर फिर भी पनिशमेंट नहीं होगी अगर गलती कंपनी की नहीं, शेयर होल्डर की होगी। शेयर होल्डर ने अपने चूल से अपने पैसे नहीं लिए, अपने मिस्टेक से अपने पैसे नहीं लिए, तो कंपनी बोलेगी हमारा क्या कसूर है उसमें, हम क्यों जबरदस्ती हमें मरवा रहे हो उसमें, तो एक काम करेंगे, हमारा ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अभी बात करेंगे 127 की। 127 की कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि फाइन ऑब्लिक पनिशमेंट कब नहीं लगेगा। एक्सेप्शंस है, कब नहीं लगेगा फाइन और पनिशमेंट, कब नहीं लगेगा? एक, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जाम्पल, नोट बंदी, लॉकडाउन हुआ था या फिर मान लो नोटबंदी हुई थी, ऑपरेशन ऑफ लॉ से सपोज कंपनी को पैसे देने का मन है, कंपनी को पैसे देने का, पर कंपनी दे नहीं पा रही बिकॉज लॉकडाउन चालू है, बैंक्स बंद है, नोटबंदी हुई है, तो उसमें कंपनी का कसूर, तो कंपनी कोई भी पनिशमेंट सेट ऑफ हो गया हो। सेट ऑफ यानी कि रिलायंस को पैसे देना था मुझे डिविडेंड के, पर रिलायंस ने मुझे दिए नहीं, क्यों मालूम है? बिकॉज रिलायंस बोल रहा है स्वप्निल पाटिल तुझसे भी मुझे पैसे आना है, तो बोले सेट ऑफ कर लिए तो ठीक है ना, तो मैं ये नहीं चिल्ला सकता हूं रिलायंस ने मेरे साथ धोखा किया है, तो रिलायंस भी यही बोलेगा स्वप्निल पाटिल ने मेरे साथ धोखा किया है। क्यों? हो सकता है मैंने कोई माल लिया होगा रिलायंस से जिसके पैसे मैंने, पर रिलायंस बोलता ठीक है अभी हमारा डिविडेंड तो आपको देना था ना, वो डिविडेंड आपको देंगे फिर आप हमको दोगे, एक काम करो सेट ऑफ करते हैं, लीगल सेट ऑफ होगा तो उसके बदले में कोई भी पनिशमेंट 127 का कोई पनिशमेंट किसको नहीं लगेगा? कंपनी को नहीं लगेगा। नेक्स्ट नंबर 3, इसमें एक चीज होता है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मान लो एग्जांपल, कंपनी वांटेड टू गिव डिविडेंड टू सनी लियोन, ओके, और सनी लियोन ने अपना वो दिया था, अकाउंट नंबर दिया, कंपनी ने बोला आपका अकाउंट नंबर गलत है, तो कंपनी ने कॉल किया उसको और इन्फॉर्म किया सनी जी आपका अकाउंट नंबर गलत है, काइंडली प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन। तो सनी लियोन ने फिर भी करेक्ट इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट नंबर अपना, कंपनी को पे करना था पर बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो कैसे पे करेंगे?
तो कॉल किया, भाई तुम्हारा सही अकाउंट नंबर दे दो, बावजूद उसके सनी ने अपना अकाउंट नंबर सही नहीं दिया, तो गलती किसकी है? तो किसको इसका कोई पनिशमेंट कंपनी होना चाहिए, पर कंपनी को पनिशमेंट हो सकती है अगर इन्होंने सनी को इन्फॉर्म किया ही नहीं। इसके ऊपर भी केस स्टडी आया था। सनी का अकाउंट नंबर गलत है ना, तो सनी को तो क्या ख्वाब थोड़ी ना गिरेगा मेरा अकाउंट नंबर गलत है, तो सनी को इन्होंने इन्फॉर्म, तो गलती किसकी होगी? तो कंपनी को पनिशमेंट होगी, फाइन लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, इसमें और एक पॉइंट है, डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट, कंपनी को डिविडेंड देना था, सुनो जरा, कंपनी डिविडेंड था, एक अंकल के नाम पे शेयर थे, मान लो पापा के नाम पे शेयर थे, और पापा चले गए, पापा मर गए, और एक ब्रदर एक सिस्टर है, अब दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ये बोल रहा है डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, ये बोल रहा है डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए। कंपनी बोले तुम भाई बहन अपना आपस में डिस्प्यूट सॉल्व करो, फिर हम देखेंगे किसको देना है। पापा जब थे तो डिविडेंड किसको मिल रहा था? पापा को मिल रहा था, तब डिस्प्यूट का सवाल है। अब पापा चले गए, अब कंपनी के जो ब्रदर और जो मतलब पापा के जो बच्चे हैं, एक भाई और एक बहन है, वो बोल रहे मुझे डिविडेंड, वो बोल रहा मुझे डिविडेंड, तो क्या होगा? कंपनी बोल रही है अगर तुम्हारा आपस में नहीं समझ में आ रहा तुमको, तुम एक बार आपस का डिस्प्यूट, आप ये जो हम डिविडेंड तुम्हें नहीं दे पा रहे वो किसकी वजह से? तुम्हारे आपसी झगड़ों की वजह से, हमारा कोई कसूर नहीं है इस केस में, कंपनी को कोई भी। नेक्स्ट, एनी अदर मैटर वेयर मिस्टेक, किसकी मिस्टेक हुई है? मिस्टेक बाय शेयर होल्डर। क्या लिखा मैंने? एनी अदर मैटर, जहां पे मिस्टेक किसका हुआ है? ये 5 एक्सेप्शनल केसेस है, ध्यान रखना इसको, अच्छी चीज है। 5 बताओ कौन सी बात है? ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं दिया जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ? कंपनी की कोई गलती नहीं। उनके आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, कंपनी का, उन्होंने इंफॉर्मेशन खराब दी, कंपनी की गलती। उनका पैसा ही सेट ऑफ हो गया, तो कंपनी की कोई गलती नहीं। और लास्ट में कोई भी ऐसी गलती हो जिसमें शेयर होल्डर कसूरवार है, तो 127 की पनिशमेंट ना कंपनी को ना डायरेक्टर। एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है फ्री रिजर्व्स। एज पर सेक्शन 123 पहले डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले सुनो, कुछ पैसा, ये कंपनी का मान लो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले पैसा फ्री रिजर्व का माइनस होता था, और जो बैलेंस होता था ना, बैलेंस का ही पैसा डिविडेंड को दिया जाता था। मतलब प्रॉफिट का पहला कुछ माल, कुछ परसेंटेज फ्री रिजर्व में बाजू रखते थे फ्यूचर के काम के लिए, इमरजेंसी केसेस में उपयोगी के लिए, और बाकी पैसा डिविडेंड के लिए देना अलाउड था। यह था पहले 1956 के कंपनीज एक्ट। तो पहले कुछ पैसा फ्री रिजर्व में रखना बहुत जरूरी था, अभी वो जरूरी, समझ आ रहा है? अब एक नया लॉ आया 2013 में, कंपनी को फ्री रिजर्व में पैसा रखना है तो रखे या फिर मत रखे। अगर कंपनी ने 1000 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो पूरा के पूरा 1000 करोड़ लुटा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज एज पर द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द कंपनी दैट दे वांट टू कीप सम फंड्स इन द, अगर फ्री रिजर्व में रखना है तो रखे, नहीं रखना तो नहीं रखे, पूरा लुटा दे, कोई मतलब नहीं। तो एक बार कंपनी ने, एक बार क्वेश्चन आया था, कंपनी हैज नॉट केप्ट एनीथिंग इन द फ्री रिजर्व, स्टिल दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर प्रॉफिट एज अ डिविडेंड। क्या कंपनी कुछ गलत नहीं किया, अलाउड है। नेक्स्ट, एक सवाल मैं पूछता हूं, कंपनी जो डिविडेंड कहां से देती है? करंट ईयर प्रॉफिट से, पास्ट ईयर के प्रॉफिट से, बोथ से? कंपनी को 500 करोड़ डिविडेंड देना है तो यहां से भी उठा सकते हैं, हाँ, और यहां से भी उठा सकते हैं। पर सोचो करंट ईयर में सिर्फ उनके में 50 करोड़ ही है, तो 450 यहां से भी उठा सकते हैं, उसके लिए लिख दे बोथ। तो कंपनी पहला ऑप्शन होता है इस साल का प्रॉफिट, नहीं बचा होगा तो पास्ट, पास्ट बोलते पास्ट नहीं, प्रीवियस ईयर्स, ईयर्स ईयर्स, ईयर्स क्यों बोला मैंने? इतने सालों तक जब से कंपनी आई थी तब से कोई भी प्रॉफिट बचा होगा जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट, उनका भी इस्तेमाल कर सकते, इसलिए लिखा बोथ। और कभी कभी केस में आपको CGSG भी दे सकता है। CGSG क्यों देंगे हमारा?
सीजीएसटी क्यों देंगे बताओ? कभी कभी कोई कंपनी गवर्नमेंट है, आईआरसीटीसी कंपनी है, बीएसएनएल कंपनी है, भेल है, सेल है, ये सारी गवर्नमेंट कंपनी है, इनके पास पैसा नहीं है, एलआईसी है, पैसा अगर इनके केस में नहीं बचा उस केस में सीजीएसटी इनको पैसा प्रोवाइड कर सकती है डिविडेंड देने के वास्ते। अगर कंपनी की हालत खस्ता है तो गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। गॉट इट गाइस? एक बात पूछता हूं आपसे, सबसे पहला ऑप्शन होना चाहिए करंट ईयर का प्रॉफिट। करंट ईयर का पैसे अगर आप यूज करेंगे डिविडेंड के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर जैसे आप प्रीवियस ईयर के पैसे उठाते हो ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात तो आपने डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। बोलो क्यों? इस साल आपने कुछ पैसे कमाने तो आपको इतनी चूल क्या है? जब इस साल कोई पैसा नहीं तो आप पैसा क्यों उड़ा रहे हो? पैसा कब उड़ाना चाहिए? जब कमाने की औकात या कमा रहे हो। साला कमाने की अक्ल है नहीं और उड़ाए पे उड़ाए जा रहे हो, तो दिस व्हाट? तो आप पहली बात तो करंट ईयर से उठा रहे हो, गवर्नमेंट बोलती है नो प्रॉब्लम। आप जब पास्ट ईयर में आते हो ना, गवर्नमेंट हैज अ प्रॉब्लम। गवर्नमेंट बोलती है फॉलो रूल नंबर 3, 4 कंडीशंस। रूल नंबर 3 के 4 कंडीशन फॉलो करो अगर आप ये डिविडेंड दे रहे हो बाय यूजिंग द फंड्स ऑफ पिछले सालों का जो रिजर्व है उसका पैसा हाथ लगाने का नहीं, और लगा रहे हो तो रूल नंबर 3 है, उसके 4 कंडीशन है, उन 4 कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन नंबर 1, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझा कुछ? क्या समझा बताओ? अगर पिछले 3 साल का एवरेज आपका 20% था, जब आपको प्रॉफिट हो रहा था उन जमानों में आप 20% से डिविडेंड दे रहे हो, तो इस साल तो आपका प्रॉफिट ही नहीं है, तो आपकी क्या मजाल है आप 20% से? अरे भाई, जब प्रॉफिट में जितना खर्चा नहीं कर रहे थे तो लॉस में तो इंसान और कॉन्जर्वेटिव होना चाहिए, तो उससे ज्यादा देना चाहिए, कम होना चाहिए? भाई जब हम लोग गरीब हो रहे हैं तो हमारा खर्चा कम होना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग जब अमीर थे तो हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे, तो गरीब हो रहे तो एटलीस्ट 100 से ज्यादा मत करो। ये वही बोल रहा है, इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया ना, तो पिछले 3 साल से जो एवरेज आया है, मान लो पहले आपने दिया था 30% डिविडेंड, फिर दिया आपने 20% डिविडेंड, फिर दिया आपने 10%, तो एवरेज कितना हो गया? 60 डिवाइड बाय 3, तो 20%। तो अभी इस साल का जो डिविडेंड है इट शैल नॉट बी मोर देन 20%। एक बात तो पूछना भूल गया, डिविडेंड किस पे देते हैं? जब डिविडेंड कोई कंपनी देती है 100%, यानी कि व्हाट? फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? 10%, यानी कि रिलायंस के 3000 का रेट चल रहा है तो 300 रुपए डिविडेंड आएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, 30% यानी कि 3 रुपए डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड हमेशा किस पे होता है? डिविडेंड हमेशा, डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन किसके ऊपर? सॉरी, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं आता, किस पे आता है? फेस वैल्यू पे आता है। दूसरी कंडीशन, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस फ्री रिजर्व है, इसका 10%। आपका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, इसका कितना? इसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो आपका पेड अप है 100 करोड़ और फ्री रिजर्व है 100 करोड़, तो कितना हुआ? 200। 200 का 10% कितना होगा? तो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब मैं चारों कंडीशन, चारों भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, उसके हिसाब से डिविडेंड की संख्या निकलेगी। तो एक बार चारों कंडीशन देख लेते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पिछले 3 साल से ज्यादा। दूसरी कंडीशन क्या है? एफआर और पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? 10% से ज्यादा। तीसरी बात बोलो, क्या तीसरी बात? आपके फ्री रिजर्व के अंदर कितना पैसा पड़ा होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा फ्री रिजर्व में बच जाना चाहिए। शुड बी लेफ्ट, शुड बी लेफ्ट। इंग्लिश समझते क्या? शुड बी लेफ्ट यानी कि बचना चाहिए, मराठी में उरले पाहिजे, यानी उतना पैसा बैलेंस रहना चाहिए आफ्टर यू मेक द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। किस में बचना चाहिए? फ्री रिजर्व में बचना चाहिए। बचना चाहिए मतलब समझता है क्या? बैलेंस रहना चाहिए। कितना? 15% ऑफ कितना?
यानी कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़ एग्जाम्पल। तो 100 करोड़ का 15 का कितना होगा? अरे आपका ये 100 करोड़ है तो इसका 15% कितना होगा? तो 15 करोड़ डिविडेंड देना चाहिए या 15 करोड़ बचना चाहिए? हाँ, 15 करोड़ किस में बचना चाहिए? अगर मान लो आपका फ्री रिजर्व है 200 करोड़, तो 200 करोड़ में से 15 गए, यानी कि आप 185 करोड़ का डिविडेंड दे सकते हो। समझा मैं क्या बोला? अगर आपका रिजर्व 200 करोड़ है तो ये 15 करोड़ चले गए तो कितना बचा? तो 185 करोड़ इतना दे सकते हैं। और चौथा कंडीशन है रिड्यूस लॉस ऑफ प्रेजेंट ईयर, पास्ट ईयर्स एंड करंट ईयर्स। अगर आपका पास्ट ईयर का लॉस है 20 करोड़, करंट ईयर का भी लॉस है 20, तो कितना हो गया? तो मतलब क्या हुआ इसका? आपकी जो भी ये दोनों की संख्या आएगी ना, इसका विच इज लोअर लेने का और उस लोअर में से ये माइनस करने का। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। पहले 4 कंडीशन बोल के बताओ। पहले 4 एग्जामिनेशन बोला कि एग्जामिनेशन 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो बोलेंगे 4 कंडीशन लिख के बताओ, तो 4 कंडीशन लिख के बताएंगे। एक तो बोलेंगे कि हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले मैं आपको 4 कंडीशन पहले क्लियरली समझाता हूं। पिछले 3 साल का उससे ज्यादा नको दो। दूसरी पॉइंट क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल और एफआर का जो पैसा आ रहा है उसका 10% निकालो, उससे ज्यादा। तीसरी कंडीशन, एफआर के अंदर उतना पैसा बचने दो जितना 15% ऑफ पेड अप शेयर। और चौथी बात, जब आप ये संख्या निकालोगे, जो भी डिविडेंड की संख्या आएगी, जो भी आपकी फाइनल फिगर आएंगी, उसमें से प्रेजेंट ईयर्स के और पास्ट ईयर के लॉसेस को माइनस करो और फिर बाद में डिविडेंड की संख्या निकालो। वापस बोलो, आप पहली बात तो बताओ मुझे, आप ये कंडीशन का फॉलो करना जब आपके इसमें इस साल प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और आप क्या कर रहे हो? आप यहां से आए ना, ऊपर से देखो, आप पास्ट के प्रॉफिट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलती है ये अच्छी बात नहीं, तो आपको 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं उस केस में जो आपका लॉस है, इस साल का लॉस और पिछले साल का लॉस, उसको आपने क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। और जो पैसा बचेगा उसी को ही डिविडेंड के स्वरूप में पैसे देना चाहिए। अगर आपके पास में संख्या थी 40 करोड़ और आपका लॉस ही 40 करोड़ का है, तो कुछ देना नहीं है आपको। आपको पहले अपने लॉसेस को डिडक्ट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं। चलो, कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़, रिजर्व है 200 करोड़, ठीक है, बराबर है। और कंपनी के जो लॉसेस है वो है मान लो 20 करोड़, ओके। और पिछले साल का एवरेज जो है, एवरेज ऑफ 3 इयर्स कितना है? 30%, ओके। आप मुझे बताओ कितना डिविडेंड दे सकते हैं? तो अपना स्टेप 1 क्या है? तो पहले का आंसर क्या आएगा? 100 का 30% यानी 30 करोड़, बराबर है। दूसरे का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का 10%, सही है ना? 300 का 10%, ये भी 30 करोड़। तीसरी बात बोलो, अब क्या करूंगा? अभी 15% ऑफ किसका, यानी कि 15 करोड़ शैल बी लेफ्ट इन किसमें? किसमें? तो कितना दे सकते हैं आप? 185। तो तीसरे का आंसर आना चाहिए 200 के अंदर से आपने माइनस करना चाहिए 15, यानी कि 185 दे सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है? आपके लॉस कितने हैं? 20 करोड़ आपने डिडक्ट करना चाहिए। तो उसको सॉल्व करते समय कैसा करना चाहिए? ध्यान सुनना, ये आप एज इट इज रखना चाहिए और इन दोनों का लोअर लेना चाहिए। सुन के लो, पहले का आंसर कितना है? इन दोनों का लोअर कितना है? लोअर कितना है? 30, बराबर है। और ये जो सेकेंड और थर्ड, ये जो फोर्थ मैंने लिखा है, अब 5वां पॉइंट क्या लिखना? ये जो लोअर आया है, ये लोअर में से 20 माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा? तो अब बताओ कितना पैसा दे सकते हैं? 10 या 30, विच एवर इज लोअर, आंसर इज 10। तो आंसर क्या आएगा? लोअर ऑफ किसका? लोअर ऑफ किसका? एक तो 30 करोड़ और 10 करोड़, तो आंसर कितना आएगा? 10 करोड़।
सॉल्व कैसे किया था एक बार देख लेना, सॉल्यूशन बड़ा अजीब है उसका। ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये 20 करोड़, ये माइनस होता है इधर जाके, और सेकंड और थर्ड का लोअर लेना पड़ता है। पहले स्टेप समझ लो आप, गड़बड़ मत करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। एक तो 3 साल का एवरेज आया, वो कितना आया 30 करोड़, फिर आपने सेकंड निकाला 30 करोड़, चौथा वो थर्ड निकाला 185 करोड़, तो इनका लोअर कितना हो गया, सेकंड थर्ड का लोअर है 30 करोड़, फिर 30 करोड़ में से माइनस करो लॉस, कितना आएगा 10 करोड़। अभी आप 10 करोड़ भी दे सकते हैं और 30 भी दे सकते हैं, विच एवर इज लोअर, तो देखे कितना सकते हैं, मैक्सिमम 10 दे सकते, तो आप 10 करोड़ तक का डिविडेंड दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। एवरीबडी वॉचिंग में लाइव समझ आ रहा है, एक बार जवाब देना। फर्स्ट स्टेप में 100 क्या है, 100 पेड अप शेयर कैपिटल ना, 30% डिविडेंड है बेटा। डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे निकलता है, डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर कैपिटल पे निकलता है। एक बात पूछो, आप मुझे बताओ, कोई कंपनी का 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 90 रुपए उसका शेयर प्रीमियम है, तो 10 रुपए का आ जाता है और 90 रुपए का आ जाता है अकाउंटिंग के हिसाब से। रिपीट, 10 रुपए का फेस वैल्यू है और 90 रुपीज का प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम समझता है ना, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। तो बताओ, जब आप कंपनी को 10 रुपए कहां जाएंगे और 90 रुपीज कहां जाएंगे। ये 90 रुपये जाते हैं पेड अप कैपिटल में, सॉरी 10 रुपये जाते हैं पेड अप कैपिटल, और 90 जाते हैं बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ रिजर्व्स। तो ये पेड अप कैपिटल हमेशा आपके फेस वैल्यू का बना होता है, और बच्चा बोला 30% को आपने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो पेड अप कैपिटल इज नथिंग बट द फेस वैल्यू। जिसका अकाउंट कच्चा है समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। फेस वैल्यू बोला क्या और पेड अप वैल्यू बोला, बात तो ये कि बिकॉज पेड अप कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाके जमा होता है। फिर आप बोले कि जो रिजर्व, जो सिक्योरिटी प्रीमियम में कहा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ रिजर्व, है ना, तो इसलिए हमने 30% को 100 से मल्टीप्लाई किया। प्लीज क्वेश्चन दिखा दो, ये क्वेश्चन ले लो। हाँ देख लो। डन है, समझ आ रहा है, ओके चलो। मैम कौन से बुक से पढ़ाते हैं आपको, चार्ट बुक है आपके पास। हाँ इस चैप्टर में कितने सेक्शंस है, अगर मैं इसको देखूं पूरे सारे सेक्शंस को एक बार, तो अभी सेक्शंस कितने हैं और मैं क्या करना चाहता हूं बताता हूं आपको। मैं सारे सेक्शंस एक बार समझ लो। सेक्शंस नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ 124 उड़ा, 124 आईपीएफ, 126 पनिशमेंट, बराबर है, इतने 5 सेक्शंस है।
सबसे पहले क्या करते हैं 123 में? डिक्लेरेशन के सारे सेक्शन है, कितने दिनों, 5 दिनों में देना चाहिए, 30 दिनों में वो जमा करना चाहिए, और डिविडेंड देते समय आपने रिजर्व को जमा करे ना करे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने पब्लिक का डिपॉजिट का पैसा नहीं दिया होगा तो आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये सारी जो प्रोविजन है 123 के। पर अगर डिक्लेरेशन कर दिया आपने और फिर क्या हुआ, 7 दिनों तक अगर उसने मतलब 30 दिनों के अंदर नहीं लिए तो 7 दिनों के अंदर पैसा कहाँ जाना चाहिए, और उड़ा से 7 साल के अंदर तक नहीं लिए तो कहां जाना चाहिए। यानी कि सेक्शन 123 में पैसा नहीं लिया तो उड़ा में डालो, उड़ा में पैसा नहीं लिया तो आईपीएफ में डालो। तो ये सीक्वेंशियल सेक्शन है, ये एकदम लीग से बाहर है। अबेंस तो आपने देखा ना, स्टे, ए ने बेचा बी को, अभी भी नाम पे है ए के, तो ए को मिलना चाहिए, बी के नाम पे तो बी को मिलना चाहिए, पर ए के नाम पे और बी अप्लाई कर रहा है, कंपनी हो गई कंफ्यूज तो कंपनी ए को भी नहीं देगी, और तो पैसा कहां जाएगा डिविडेंड का, होल्ड ऑन उड़ा में जाएगा, उसको बोलते हैं अबेंस। और पनिशमेंट तो आप जानती है, 2 लोगों को पनिशमेंट होती है, एक डायरेक्टर को और कंपनी को। कंपनी को कितना परसेंट, 18% पर एनम, और डायरेक्टर को 2 होती है, एक तो 2 साल तक की सजा दे दो, पांच सेक्शन बोल के बताएंगे। 123 के संबंध 127 से है। क्यों? ये बोलता है 30 दिनों के अंदर पैसा पहुंचना चाहिए, ये बोलता 30 दिन तक अंदर पैसे पहुंचे नहीं, ये बोलता देना चाहिए। 127 बोलता नहीं दिया ना तो मैं देखता हूं क्या करेंगे। 123 बोलता पैसा देना टाइम पे, अच्छा नहीं दिया तो क्या, अच्छा 127 में मिलेंगे। तो 123 में लिखा है देना चाहिए, 127 बोलता अगर तूने नहीं दिया ना तो फिर तेरी मुलाकात मुझसे होगी। तो 123 को जो वायलेट करेंगे उनको मिलना पड़ेगा 127 को। पर इसके 5 एक्सेप्शंस भी है। कौन से 5 एक्सेप्शंस? सेट ऑफ, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिस्प्यूट और अदर मैटर। एकदम से क्लैरिफिकेशन। अब एक सेक्शन है जो 125, मैंने सारे प्रोविजंस इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए पूरे, मैं अभी चार्ट से लेकर बता दूंगा आपको, पर मैंने सब कुछ कवर कर लिया। मैं पढ़ाना चाहता हूं आईपीएफ। क्या पढ़ाना चाहता हूं सर? अगर शेयर होल्डर के कॉल्स इन एरियर्स है तो क्या उसको डिविडेंड देंगे क्या? कॉल्स इन एरियर्स बेटा इसके अलग टाइप होते हैं। एज पर द लॉ ऐसा होता है कि कॉल्स इन एरियर्स है तो जो कॉल्स इन एरियर के पैसे सेट ऑफ करके बाकी दे देंगे, पर कुछ कुछ जगह पे ऐसे लिखा होता है कि आपके कॉल्स है तो उसको डिविडेंड ही नहीं मिलेगा। पर एज पर द लॉ हमारे पास जो सजेस्टेड आंसर उसमें ये लिखा है कि कॉल्स का पैसा बाकी है तो उसमें से पैसा काट डालो और बाकी पैसे दे डालो। जैसे एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहा है, अगर मान लो 1000 रुपये डिविडेंड के देना थे और 500 रुपये अरियर के बाकी है। अरियर समझता है, कॉल्स इन एरियर मतलब शेयर होल्डर से ही पैसा आना बाकी कॉल्स इन एरियर का, तो कितना पैसा देंगे फिर? दे देंगे। तो ये कॉल्स इन एरियर्स को डिविडेंड से सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना? ओके। अब मैं आपको ले जा रहा हूं 125 सबसेक्शन 1। एक चार्ट आपको दिख रहा होगा पे 120, इसको बोलते हैं कि हु ओन्स इट, आईपीएफ का निर्माण कौन करता है? फर्स्ट सेक्शन, आईपीएफ का मालिक कौन? हु डेवलप्स, सेंट्रल गवर्नमेंट विल क्रिएट आईपीएफ, ऐसा लॉ में लिखा है। लॉ कौन बनाता है? लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा ने अधिकार दिया है आईपीएफ बनाने का। किसको? सबसेक्शन नंबर 2, पैसा कहां से क्रेडिट होगा, और सेक्शन नंबर 3 से क्या है, पैसा कहां पे डेबिट होगा। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या सीन है? आईपीएफ में पैसा कहां कहां से आएगा ये सबसेक्शन 2 बोलता है, कहां कहां पे जाएगा, यानी कि आईपीएफ का पैसा किन चीजों के लिए खर्च होगा ये लिखा था सबसेक्शन 3 में। समझ आ रहा है? पता जैसे आईपीएफ में पैसा कहां से आता होगा? अनपेड डिविडेंड, 7 साल तक शेयर्स नहीं लिया तो लोगों का डिबेंचर था पर लोगों ने अपना डिबेंचर का पैसा लेने से पहले वो मर गए, डिबेंचर का इंटरेस्ट लेने से पहले मर गए, कार में एक्सीडेंट में सारा घर वाला मर गया और उन्होंने डिबेंचर का पैसा दिया था। वह डिबेंचर का पैसा किसका होगा? कंपनी के बाप का नहीं, कंपनी को पैसे जमा करना पड़ेगा आईपीएफ में। तो पहले ही सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करता था? अब वो बोलते हैं ऐसा तुम्हारा नहीं, इसको डालो आईपीएफ में। फिर पैसा कहां पे, यानी इनका पैसा, उसका नाम ही क्या? इन्वेस्टर एजुकेशन, यानी इन्वेस्टर के एजुकेशन में कहां पे खर्च होगा। नंबर 4, अगर आपको अपना पैसा अप्लाई करना है तो आपने 5 वालों को अप्लाई करना चाहिए। से 5 वाले कौन है? 5 में 9 लोग हैं,
इनके बॉडी में कितने लोग हैं? 9 लोग। इसके अंदर 7 मेंबर्स होते हैं, एक सीईओ होता है और एक चेयरपर्सन होता है। सर किसकी बात कर रहे हो? आईपीएफ के मोदी जी आके मैनेज कर, मोदी जी ने 9 लोग अपॉइंट किया आईपीएफ को, इतना सारा करोड़ों रुपए मैनेज करे। 7 लोग होंगे फुल टाइम, 1 चेयरपर्सन 1 सीईओ। ये सब कौन होंगे? किसको मैनेज करेंगे? हाँ, पर अगर आपको, अगर मान लीजिए मेरा पैसा कहां पे अटका हुआ है, आईपीएफ में चला गया, 7 साल तक मैं सो रहा था, अब मुझे मेरा पैसा, तो मैंने किसको अप्लाई करना चाहिए? ना ना ना, अप्लाई करना चाहिए उन लोग को जो 5 में दिए हुए। ऐसा कौन सा सेक्शन कर रहा है? नंबर 4 क्या बोल रहा है? अगर आपको अप्लाई करना है ना तो उनको अप्लाई करो जो 5 में लिखे हो। तो 5 में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, तो उनमें से किसको अप्लाई कर दो। भाई मेरा पैसा अटका हुआ है किसमें, तो मैं कहां जाऊंगा? 5 वालों। ऐसा कौन बोल रहा है? 4 बोल रहा है। 6 नंबर इनके, देयर आर 2 थिंग्स। इनको जो भी रूल्स होंगे, रूल्स, और यहां पे लिखते हैं रिसोर्सेस। सर क्या रूल्स और क्या रिसोर्सेस? इनके रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको रिसोर्सेस भी कौन देगा? भाई एक बॉडी किसकी है? तो अगर इनके जो भी प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स है, इनके लोगों की उम्र कितनी होना चाहिए, इनके 9 लोग अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए, उनकी सैलरी कैसे होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए, ये लोग कितने घंटे काम करेंगे, क्या यूनिफॉर्म पहनेंगे, ये सब के रूल्स कौन बनाएगा? सीजी। पर अगर ये 9 लोगों को काम करने के लिए बिल्डिंग चाहिए, पैसा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कौन देगा? अरे हल्कट सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ काम का नहीं है, पर वो सिलेबस में दिया इसलिए पढ़ना पड़ता है मुझे। इसके ऊपर केस स्टडी वगैरह आएंगी, बहुत कम चांसेस है, पर पढ़ेंगे रखेंगे। अगर आ गया गलती से तो चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये वाहियात है, कुछ हम बहुत कुछ काम का नहीं पढ़ रहे। अरे बनाया किसने? तो वो रूल्स कौन बनाएगा? तो काम के लिए अभी अगर आप आर्टिकल हो तो आपको रिसोर्सेज बॉस देंगे कि आप घर से लाएंगे? तो वही अगर बनाया जिसने है तो वही तो आपको रिसोर्सेज देगा ना। ऑफिस देगा, फर्नीचर देगा, एसी देगा, फैन देगा, लाइट देगा, बिजली देगा, तो देगा ना। तो रिसोर्स देगा तो देगा। अब बोलते हैं इनके में पैसा इतना आ रहा है तो दे शुड मेंटेन व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सही, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों? पैसा किसका है? गवर्नमेंट का है। मैनेज कौन कर रहा है? 9 लोग। 9 लोगों ने चोरी कर ली तो दे आर सपोज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए बोलते हैं एक इसमें 10 नंबर का पॉइंट भी है, सुनो। ये बोल रहा है 10, 8 क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बोलता है उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए। और 11 में क्या लिखा है? सीजी रिपोर्ट करेगा इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा। सुन के लो मेरी बात पहले, मैंने 9 नंबर नहीं पढ़ा है आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, बना के ऑडिट कौन करेगा? सीएजी ऑडिट करेगा, चेक करेगा। ये जो कहीं इन लोगों साला पब्लिक का पैसा इनके पास में आया, पब्लिक के फ्रॉड बचने के लिए पैसा यहां आया, कहीं ऐसा ना हो जाए यही फ्रॉड करने लग जाए, तो इनका ऑडिट कौन करेगा? सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट किसको देगा? सीजी को देगा। सीएजी ऑडिट करके रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन देगा लोकसभा राज्यसभा। ये ऐसा सब 11 बोलता है। तो 8 क्या बोलता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। 10 क्या बोलता है? उसका ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। और एक बार ऑडिट हो गया तो उसका रिपोर्ट जाएगा सीजी के पास। ये सब 10 हो गए। अब 10 के बाद में 11 क्या है? भाई एक बार ये सब हो गया ना, आगे बोलो। ये सब हो गया तो क्या करेंगे? सीजी रिपोर्ट करेगा ताकि लोकसभा राज्यसभा को पता होना चाहिए कि इन्होंने इन पैसों का, क्योंकि बहुत सारा पैसा होता है इसमें, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए जाएंगे इसमें। आप बोलेंगे क्या 2-2 रुपए का डिविडेंड? अरे पर 2-2 रुपए का डिविडेंड कितनी कंपनी और कितने शेयर होल्डर अपना डिविडेंड इनकैश नहीं करते? तो सब पैसा करोड़ों के तादाद में जाता है इनके, तो वो पैसा बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए उसका ऑडिट वगैरह होता है। अब 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर तो एकदम हल्कट टाइप का सेक्शन है। वो क्या बोलता है पता है? 9 नंबर जो वो लोग हैं ना वो उसके लिए खर्च कर सकते हैं, यानी कि जो लोग 5 में अपॉइंट किए वो 3 के लिए खर्च कर सकते हैं। 5 में जो लोग अपॉइंट है ना वो 3 के, तो वो जाहिर सी बात है 5 वाले लोग ही खर्च करेंगे और 3 के कामों के लिए करेंगे। उसके लिए कोई सेक्शन बनाने की जरूरत थी? इन्होंने बजे बजे में और एक बना दिया सेक्शन, मजाक से बनाया, मजाक कर दिया लॉ का। बोला है कि जो 5 में जो 9 लोग अपॉइंट हुए ना वो 3 के कामों के लिए। तो वैसा अगर नहीं भी बोलते तो भी पता था ना कि लोग खर्च करने वाले 5 नंबर वाले ही होंगे, और खर्च किसके लिए करेंगे? तो उन्होंने ऐसा लिख के दिया कि whoever is appointed in subsection 5 will be allowed to spend for the task of 3, और ऐसा लिखा है 9 में। ये सेक्शंस 11 है। बोलो बच्चों 125(1) क्या है? ऐसे फंड्स का निर्माण कौन करेगा? 125(2) में क्या लिखा है?
पैसा कहां कहां से आएगा, 3 में कहां कहां पे जाएगा। अगर मुझे पैसा अप्लाई करना है तो 4 में लिखा है मुझे 5 वालों को अप्लाई करना पड़ेगा, और 5 में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। और 6 में क्या लिखा था, इनको रिसोर्स, इनके रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। 7 में क्या लिखा, रिसोर्स कौन देगा, सीजी। 8 में क्या लिखा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए। 9 में लिखा है 5 वाले लोग 3 के लिए खर्च करेंगे। 10 में क्या लिखा, इनका ऑडिट कौन करेगा, और उसका रिपोर्ट जाएगा सीजी को। और 11 में लिखा है सीजी रिपोर्ट करेगा। एक बार बोल दो सारे सेक्शंस। 125 से क्या बोला है, पैसे ऐसे फंड का निर्माण कौन करेगा, आईपीए, सीजी करेगा। 152 में 152 सेक्शन 2 में लिखा है 25(2) में लिखा पैसा कहां कहां से आएगा, और 3 में लिखा कहां कहां पे जाएगा। 4 में क्या लिखा है, पैसे अप्लाई करना तो कहां जाना पड़ेगा, 5 में। और 5 में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। 6 में इनके रूल्स कौन बनाएगा, सीजी। रिसोर्स कौन देगा, 8 में कौन, दे आर सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 9 में लिखा है 5 वाले लोग 3 के लिए खर्च करेंगे। अब बुक्स बनाई थी 8 में, तो ऑडिट करेगा कौन, सीएजी में 10 नंबर पे लिखा था, और रिपोर्ट जाएगा सीजी को। 11 नंबर में लिखा सीजी रिपोर्ट, बोल गया था 125 से 1। आईपीएफ विल बी डेवलप्ड बाय कौन, सीजी। 2 में पैसा, 3 में, 4 में अप्लाई, 5 में मेंबर्स 9, 6 में रूल, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में ऑडिट, और रिपोर्ट जाएगा सीजी को। और 11 में सीजी विल रिपोर्ट। 5 सेक्शंस बोल के बताओ इधर वाले, जो अभी हमने किए थे 5 सेक्शंस, कहां गया 5 सेक्शंस, बताओ कौन से अभी किया था ना 5 सेक्शंस। हाँ जो ठीक है, बोलो 5 सेक्शंस कौन से हैं। हाँ, एक है 123 तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है, और 124 क्या है, उड़ा। अगर पहले बात तो आप डिक्लेरेशन करोगे, वहां पे पैसा नहीं ले तो उड़ा में जाएगा, उड़ा से पैसा नहीं मिला तो नहीं लिया तो आईपीओ में जाएगा। अगर अबेंस, अगर आपने किसी का राइट ओनरशिप समझ में नहीं आ रहा है तो होल्ड रहेगा, 126 कहता है। और 127 कहता है अगर मान लीजिए अगर इन्होंने 123 का पैसा नहीं दिया तो इनको पनिशमेंट होना चाहिए। पर पनिशमेंट तो होना चाहिए, पर उसके एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। प्रोविजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर मैंने पूरा खत्म किया। कल हम लोग इसको रीड आउट करके आप बता देंगे कि चैप्टर में भी वही लिखा हुआ। ओके, तो दिस आज का सेशन इज ओवर, ऑलमोस्ट दिस चैप्टर इज डन। पूरा तरह से हो गया चैप्टर, मैंने प्रोविजनली सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। आप अभी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक हो गए। आप अभी कोई भी क्वेश्चन में क्वेश्चन उठा लो, आपको सब आ जाएगा। बट व्हाट आई डू, आप फॉर योर सेटिस्फेक्शन कल हम लोग एक बार चार्ट से सब गो थ्रू करेंगे, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि चैप्टर एक्चुअल में खत्म हुआ है। ओके, नाउ यू विल पिक अप एनी ऑफ द प्रोविजन, यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ये भी हुआ है, वो भी हुआ, सब हो गया है। अभी आपका काम क्या है, आज आप गो थ्रू करेंगे घर जाके, कल मैं आपको चार्ट से गो थ्रू कराऊंगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, जिसका नाम होगा अकाउंट्स। आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ हो गया चैप्टर में। मतलब मैंने सोचा था कि बहुत टाइम लगाएंगे आप, पर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। सेक्शन नंबर कौन से इसके, 123 से 127, 5 सेक्शन है। वैसे चैप्टर छोटा ही है पर ठीक है। ये जो मैंने लिखवाया था ना, ये आपने देख लिया ना, एक बार देख लो, मैं स्क्रॉल कर दे रहा, अगर आपको चाहिए तो आप फोटो ले लो, या आपने तो लिखा था। ये एक एक देख लेना। देखो ये सब जो मैंने लिखवाया था ना, ये सारे उसके प्रोविजंस है। वापस कर रहा हूं मैं इसे, 1 2 बेटा अभी मैंने इसको स्क्रॉल किया था, आप उसका बिल्कुल फोटो वोटो निकाल के आप अकेले में सब लिख सकते हो उसको, अगर आपको लिखने का मन है तो। बट आई थिंक जितने भी प्रोविजन इस चैप्टर में वो सब कुछ यहाँ पे आ गए, मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा। कल गो थ्रू करेंगे, कुछ मिल गया तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे फिर 10 बजे। आज मैं लेट था क्योंकि मुझे कुछ कोई पता नहीं था एग्जैक्टली टाइम कितने बजे होता है, बट कल आने की पूरी कोशिश करेंगे 10 बजे। टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम हुआ अकाउंट्स। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।